हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके साथ ही ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो फाइनली एक सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका, उसका एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आज। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियोस में इसके कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो आई रिकमेंड कि पहले आप उन वीडियोस को देखो, देन जंप टू दिस वन। सो अभी स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मैक्रो क्या होता है, ठीक है, बड़े लेवल की स्टडी, इकोनॉमी के लेवल की स्टडी। इसको हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफ्रेंशिएट भी कर लिया है और साथ ही साथ इसका स्कोप पढ़ लिया है। स्कोप में हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर मतलब इसका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, इसका एरिया ऑफ स्टडी क्या है। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। अब ये भी मैंने बताया था कि स्कोप और सिग्निफिकेंस दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। यूजुअली लोग या फिर स्टूडेंट्स इन दोनों ही टर्म्स को एक मान के चलते हैं, तो ये मतलब एक काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्कोप मतलब होता है एरिया ऑफ स्टडी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। और सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी हमको पढ़ा था हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके थ्रू हम उसको मतलब और आगे फ्यूचर में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो उसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा। स्कोप में जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे वो ये था कि मैक्रो में ये पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे थियरी ऑफ मनी था, एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, याद आया, थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं स्कोप में, यानी कि आई मीन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो स्कोप होता है। सिग्निफिकेंस मतलब वो जो भी थियरीज़ या पॉइंट्स थे उनके थ्रू हम आगे उसको फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो होता है सिग्निफिकेंस। ये सारे पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं कि जो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पर पढ़ते हैं उसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी स्कोप में पॉइंट्स थे उनकी हेल्प से हम ये काम करेंगे, और ये काम क्या है, ये सिग्निफिकेंस कहलाता है। ये डिफरेंस है स्कोप में और सिग्निफिकेंस में। तो पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना। मैंने पहले वाले की ट्रिक बताई थी, याद है, अभी वो मैं बाद में एंड में रिकॉल करा दूंगी, डोंट वरी। अब पहले हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे पॉइंट्स। पहले सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लो अच्छे से। अच्छा, कोई भी चीज़, हाँ, कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हो अगर उसमें पॉइंट्स हैं तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पढ़ा उसके अंदर का आप मैटर पढ़ने लग गए, फिर दूसरा पॉइंट पढ़ा उसके अंदर का मैटर पढ़ने लग गए। ये नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम कुछ नहीं समझ पाते। फिर सब एक साथ मतलब है ना, दिमाग में भर जाता है, कुछ समझ नहीं आता। पहले सारे पॉइंट्स पढ़ो एक एक करके तसल्ली से, 2 बार पढ़ लो, फिर अंदर का मैटर पढ़ो, उससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बीओपी स्टेटस, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, पॉलिसी ऑफ फॉर्मेशन, पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेशन। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इनको दोबारा एक बार और पढ़ लो। ये पॉलिसी ऑफ नहीं है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, राइट, ठीक है। एक बार और पढ़ो ढंग से, ये सोच के कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इन चीज़ों में यूज़ करेंगे। अब दोबारा से पढ़ो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को अपनी इकोनॉमी के डिस्क्रिप्शन में, उसको इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने में यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को अपनी इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाने में, इकोनॉमिकली स्टेबल बनाने में यूज़ कर सकते हैं। बीओपी स्टेटस बता सकते हैं। बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो मैंने आपको स्कोप में समझाया था, राइट। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम पॉवर्टी की प्रॉब्लम और एनवायरनमेंटल पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसमें यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ या क्या इनकी रेमेडीज़ हो सकती हैं। लास्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। अब इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से आई होप आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। अब मैं इनको डीप में समझाती हूँ अच्छे से क्या क्या है। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप हमने पढ़ लिया कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है,
तो वो जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, जो पॉइंट्स पढ़े थे, उन पॉइंट्स के थ्रू, उन सारे कॉन्सेप्ट्स या फिर टॉपिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम अपनी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस टाइप की है। हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, नेशनल इनकम पढ़ा था, ठीक है, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, ये पढ़ा था ना, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, ये हमने स्कोप में एक पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। अब उसकी हेल्प से, नेशनल इनकम की हेल्प से हम पता कर लेंगे कि हमारी इकोनॉमी का लेवल कितना है, बाकी इकोनॉमी से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक और काम कर सकते हैं, या फिर हम कि हमारी इकोनॉमी में, हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स होते हैं। अब इन तीनों सेक्टर्स की सेपरेट इन नेशनल इनकम निकाल लो कि ये तीनों सेक्टर्स कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल इनकम में। उससे हम अपनी इकोनॉमी का नेचर और लेवल पता कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल वो उसका नेचर क्या है, उसका लेवल क्या है। मतलब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का ज़्यादा रोल है, उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाएगी। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का ज़्यादा रोल होगा या कंट्रीब्यूशन होगा नेशनल इनकम में, तो हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाएगी। तो इस तरीके से आप उन सारी चीज़ों को जो हमने स्कोप में पढ़ी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप था, उसके थ्रू आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस बता सकते हो इन पॉइंट्स में। हम ऐसे इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि या फिर आप जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये सीवियरली हिट है बाय अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, या फिर पॉवर्टी की, या फिर आप कह सकते हो मतलब भुखमरी, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से आप क्या करोगे, आप अपनी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर सकते हो, राइट। फिर सेकंड पॉइंट आता है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, हर चीज़ हम बड़े लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो हमने सारी चीज़ें जब बड़े लेवल पर पढ़नी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हर सेक्टर में या फिर किसी भी पूरी इकोनॉमी में, तो उनको पढ़ेंगे बड़े लेवल पर, राइट। उन प्रॉब्लम का क्या क्या सल्यूशन हो सकता है, वो प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या हैं, वो प्रॉब्लम आ क्यों रही हैं, ये सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्टर है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसमें कम प्रॉब्लम है, तो ग्रोथ की ज़रूरत किसको है, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। या फिर ये वाला जो सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। कुछ अभी भी देखो, हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारे स्टेट्स तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड स्टेट्स हैं। पर कुछ जो साउथ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वाले, जैसे कि आपका असम हो गया, मणिपुर हो गया, या फिर जो साउथ में हैं स्टेट्स कुछ कुछ त्रिपुरा जैसे, वो कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड हैं, ठीक है। जो नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं उनसे थोड़े से कम डेवलप्ड हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इन स्टेट्स को ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे सरकार को, गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, जो भी मतलब आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, या फिर बहुत सारा काम यहाँ पे करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में बहुत सारे हैं आपके जो वो हैं डिस्ट्रिक्ट्स, बड़े बड़े हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने आप में ही, ठीक है। पर कुछ कुछ पिछड़े इलाके भी हैं वहाँ पर, जिनमें बिल्कुल ही अलग ही मतलब दुनिया जैसा, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत ही मतलब बैकवर्ड इकोनॉमी है, काइंड ऑफ बैकवर्ड जगह है, ठीक है। वहाँ पे आज भी वही चीज़ें होती हैं पुराने लोगों जैसी, जैसे आप कह सकते हो चाइल्ड मैरिज टाइप्स, और लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, ये सारी चीज़। तो यहाँ इन सेक्टर्स में ज़्यादा, इन एरियाज़ में ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम तब पता करेंगे जब हम बड़े लेवल पर स्टडी करेंगे। और ये कैसे होता है, ऑफकोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है, राइट। फिर आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगेन हम क्या कर सकते हैं, अपनी मतलब कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबल बना सकते हैं। हम कॉजेस जान सकते हैं कि क्या ऐसी कमी आ रही है कि जो, जैसे आप कह लो अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली स्टेबल क्यों नहीं हो पा रही है हमारी कंट्री, या फिर गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों की स्टडी बड़े लेवल पर करोगे, और उससे आपको क्या पता चलेगा कि किस तरीके से क्या क्या ऐसे वेज हैं
जिनके थ्रू आप अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बना सकते हो, इकोनॉमिकली स्टेबल बना सकते हो। या फिर आप ये भी देखो कि जो क्या होता है, जैसे कि इकोनॉमिकली स्टेबल बनाने की अगर बात भी आती है तो उसमें 3 तरह की पॉलिसीज़ का यूज़ होता है। जैसे कि सबसे पहली होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। एक होती है आपकी बजटरी पॉलिसी और तीसरी होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। ये 3 पॉलिसीज़ का यूज़ होता है टू मेक एन इकोनॉमी स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल, मेक अ कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये होती है आरबीआई के थ्रू, ये आरबीआई यूज़ करता है, यानी कि हर कंट्री का जो बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ क्या है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई यूज़ करता है। और ये 2 पॉलिसीज़ हैं बजटरी और फिस्कल, ये यूज़ हुई जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये 3 पॉलिसीज़ के थ्रू, यानी कि आरबीआई और गवर्नमेंट मिल के कैसे कंट्री को, हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबल बनाएंगे, ये सारी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, क्योंकि पूरी कंट्री की बात हो रही है, एक सिंगल बंदे की बात नहीं हो रही है, ठीक है। फिर आता है बीओपी स्टेटस। बीओपी का मतलब क्या है? बीओपी स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एक चीज़ जो यूजुअली गलती सब करते हैं, जो बीओपी है ना, इसको ऐसे मत लिखना, कैपिटल ओ नहीं, ठीक है, ये फुल फॉर्म के अंदर नहीं है, ये ऐसा है शॉर्ट, मतलब ओ स्मॉल लेटर में लिखना है ओ, ठीक है, बीओपी। तो बीओपी का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बीओपी का जो स्टेटस है, बीओपी का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि जो हमारी कंट्री क्या करती है, जब ट्रेड करती है दूसरी कंट्री से, या तो वो कुछ एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री में भेजना, या फिर कुछ इंपोर्ट करती है, यानी कि दूसरी कंट्री से ख़रीदना, ठीक है। तो ये जो ख़रीदने का और बेचने का, बाहर भेजने का ये जो सिस्टम होता है, इसे हम ट्रेड कहते हैं। अब इसमें जितना भी आपका खर्चा होता है, जैसे एक्सपोर्ट करने में क्या होगा, आपकी इनकम होगी, जब आप कोई चीज़ बेचोगे दूसरी कंट्री को तो आपको पैसा देंगे, आपकी इनकम हुई। और जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपने कुछ खर्चा किया। तो जब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर लोगे और एक्सपोर्ट कम करोगे, ठीक है, जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो आपका जो बीओपी होता है वो क्या हो जाता है? डेफिसिट में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, यानी कि आपकी जो इनकम है वो कम हो रही है। एक्सपोर्ट करने से इनकम होती है, इंपोर्ट करने से खर्चा होता है, तो खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो इससे क्या होगा, आपका जो बीओपी है ना वो डेफिसिट में चला जाएगा, राइट। जैसे कि अभी देखें इंडिया का बीओपी डेफिसिट में ही चल रहा है। अगर आप देखो तो अगर गूगल करोगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा अभी इंडिया का बीओपी डेफिसिट में ही चल रहा है। इसी तरह जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है इंपोर्ट से, ये अच्छा होता है हमारी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, तो हमारा बीओपी सरप्लस में होता है, ठीक है। यानी कि एक्सपोर्ट से क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम होगी, आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो। और इंपोर्ट से क्या होगा, इंपोर्ट करते हो जब आप, तो आप कुछ खर्चा करोगे, तो खर्चा तो कम है, इंपोर्ट्स कम है और इनकम ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम हो रहा है, तो इससे आपका जो बीओपी है वो सरप्लस में होगा, और ये इस टाइम पे डेफिसिट में होगा। जब दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे बीओपी आपका बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो इससे हमको हमारी कंट्री का बीओपी स्टेटस पता चलता है कि हमारी कंट्री किस मतलब उसका स्टेटस क्या है, वो लॉस फेस कर रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है, कितनी चीज़ें इंपोर्ट कर रही है, या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट हम कब करते हैं, जब हमारी किसी चीज़ पे स्पेशलाइजेशन हो, जैसे कोई चीज़ इंडिया में ही बनती है तो दूसरी कंट्रीज तो इंडिया से ही खरीदेंगी ना। तो हमारे पास कितने ऐसे सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास ही हैं, सिर्फ हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम खुद से नहीं बना सकते अपनी कंट्री में, वो हमको इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। ये सब का स्टेटस किससे पता चलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वही देखो सिंपल सी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम हर कंट्री में होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हर कंट्री में होता है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स मेजर प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम पे, एक पॉवर्टी और एक एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है
ये मेजर प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, इतने सारे मीटिंग्स होती हैं, हाई लेवल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हाई लेवल डायलॉग्स होते हैं कि पोल्यूशन कम करना है, हमें अपना एनवायरनमेंट बचाना है, हमको ग्लोब को बचाना है, धरती को बचाना है, होता है ना। और अभी जैसे G20 की मीटिंग चल रही है इस बार इंडिया में, राइट। तो उसका भी देखो, अगर आप जो सिंबल देखोगे तो वो ग्लोब जैसा ही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैक्रो लेवल पर होती हैं, इकोनॉमी के लेवल पर होती हैं। और जब हम मैक्रो के अंदर स्टडी करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं इन, तब हमें पता चलता है कि इनके थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जो भी थियरीज़ हैं, जो भी मतलब आप कह सकते हो रेमेडीज़ हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन थोड़ा बहुत ऐसा है। जैसे गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम कर रही है, पानी बचाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्लास्टिक बैन के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे अब ई-व्हीकल्स आ गए, जिससे कि क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। ई-व्हीकल्स को हम ज़्यादा सब प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम सॉर्ट कर सकते हैं। और लास्ट आपका आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या है, देखो जब हमको सब पता चल रहा है, मैक्रो में स्टडी करके हमको सब पता चल रहा है हमारे इस सेक्टर में ख़राबी है, ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हमारी इकोनॉमी इस चीज़ में अच्छी है, एक्सपोर्ट करने में अच्छी है, इंपोर्ट कम हो रहा है, या फिर इंपोर्ट में अच्छी है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो ये प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। कि या फिर आप कह सकते हो सिंपल ये वाली प्रॉब्लम्स भी नहीं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, और बहुत सारे लोग बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम है। तो सबसे रिलेटेड सारी चीज़ें जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। जैसे कोविड के टाइम पे इतनी सारी पॉलिसीज़ आई थी, जो यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स होते थे उनकी तो नौकरी चली गई, उनकी तो रोज़ी रोटी इसी से चलती थी, डेली कमाते थे वो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी स्कीम्स बनाई, जिसके थ्रू उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये सब हम कैसे करेंगे, लोगों ने देखा, मतलब जो गवर्नमेंट होती है उसके अंडर बहुत सारे बड़े बड़े हाई लेवल के मतलब लोग होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, जो सर्वे करते हैं, एनालिस्ट्स होते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सारे काम करते हैं, स्टडी करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, और इससे उन्हें पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमको ये पॉलिसी बनानी है, ये स्कीम लॉन्च करनी है, ये प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं, ये कैंपेन्स बनाने हैं। तो ये सारे कैसी चीज़ें होंगी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हो पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हमको इन पॉइंट्स में क्या क्या करना है। हम क्या कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले आपका पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका नेचर, उसका लेवल, वो कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ नहीं करती है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम एनालाइज कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सेक्टर को ज़्यादा ज़रूरत है ग्रोथ और डेवलपमेंट की इन कंपैरिजन टू दिस वन। फिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसमें मैंने मॉनेटरी, बजटरी, फिजिकल पॉलिसी बताई थी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ गवर्न्ड बाय RBI, और बाकी की जो दो हैं वो कौन कंट्रोल करता है, आपका जो गवर्नमेंट है। तो वो 3 पॉलिसीज़ कैसे एक कंट्री को इकोनॉमिकली स्टेबल बनाती हैं, ये हम मैक्रो में पढ़ते हैं। BOP स्टेटस बताते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह बताया था। पावर्टी की प्रॉब्लम, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन के सॉल्यूशन, उसकी रेमेडीज़, और साथ ही साथ कैसे कैसे पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं किसमें, सिग्निफिकेंस में। अब इसी के बाद मैं जल्दी से आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यानी कि स्कोप, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये क्या टॉपिक है, सिग्निफिकेंस। स्कोप में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको ट्रिक भी याद करवाई थी, वो क्या थी, ट्रिक थी आपकी T3E2R1। ठीक है, ये ट्रिक थी ना, यानी कि 3 बार तो T है, 2 बार E है, और 1 बार R है, राइट। अब R से आपका क्या था, मैं जल्दी फटाफट से यहाँ पे लिखती जाती हूँ, रोल ऑफ गवर्नमेंट। E से आपका एक तो था एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया नेशनल इनकम एंड रियल एग्रीगेट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर एक और आपका क्या था, एक्सचेंज रेट एंड BOP, राइट। BOP वही जो अभी जस्ट हमने स्कोप में भी पढ़ा है, एक्सचेंज रेट एंड BOP। फिर अभी जो तीनों T हैं, इनसे क्या था,
थ्योरी ऑफ, पहले एक थी मनी, ठीक है, फिर दूसरी आपकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, और तीसरी आपकी थ्योरी थी तीसरी किस चीज़ की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ मनी, अनएम्प्लॉयमेंट और थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, यस, जनरल प्राइस लेवल, जिसमें कि हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था आपका स्कोप, यानी कि हमको मैक्रो में ये पढ़ना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बड़ा बड़ा, जिससे कि आपको याद रहेगा कि स्कोप का मतलब क्या होता है, मैक्रो में जो भी पढ़ना है, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा जो भी पढ़ना है। अब मैक्रो में जो भी हमने पढ़ लिया, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, ये सारी थ्योरीज, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। अब इन टॉपिक्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या आगे कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को, इन थ्योरीज को किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वो होता है सिग्निफिकेंस। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि स्कोप में जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, स्कोप में जो भी टॉपिक्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, यूज़ करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहेगी, ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आप टॉपिक्स भी नहीं भूलोगे, राइट। तो आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। और आई होप आपको ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में। वैसे फर्स्ट चैप्टर यूजुअली बोरिंग होता है हर सब्जेक्ट में, पर डोंट वरी, इसमें बहुत सारे अच्छे आगे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। एंड जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपके लिए ईजी बनाई थी, ट्रस्ट मी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी सुपर ईजीली हम पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स और हर चीज़ हम अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।